तैयारी डेफिनेटली डिफर करती है, क्योंकि इसका जो प्रीलिम्स आता है थोड़ा फैक्ट बेस आता है, थोड़ा सा हरियाणा जीके भी इसमें आती है, और इसमें जो सीसेट होता है उसके मार्क्स लगते थे। ये चीज अब चेंज हो चुकी है, शायद अब सीसेट के मार्क्स नहीं लगेंगे, बट मेरे टाइम पे लगे थे। तो मैंने सर 10-15 दिन पहले एक गोयला क्लासेस है चंडीगढ़ में, उसकी टेस्ट सीरीज लगाई थी, और मैंने 10-15 दिन सर खूब टेस्ट दिए। मार्च 31 को अगर पेपर था तो 15 दिन। अब उसको मैं यूपीएससी के लिए शायद नेगेटिव हो गया था कि बिल्कुल तैयारी छूट गई थी, बट आपको मैनेज करना पड़ेगा अगर आप 2 पेपर दे रहे हैं तो सर वो जो टेस्ट सीरीज थी काफी हेल्प हुई, क्योंकि आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं ना तो वो पूरा बैकग्राउंड कि पिछले 3-4 साल में क्या सवाल आए तो उनसे रिलेटेड सवाल इसमें वो देते हैं, तो वो काफी हेल्पफुल होता है। जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, मैं जानता हूं आपका जो बैकग्राउंड है उस वजह से जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इस तरह से जो जीएस के सेक्शंस होते हैं, जीएस के जो पार्ट होते हैं, उसमें मुझे लगता है, हो भी सकता है मैं गलत हूं, पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो वीक होता है, राइट। तो देखिए, अगर आप हमें सीरियसली फॉलो करेंगे, हमारे लेक्चर्स को एक कंसिस्टेंटली के साथ फॉलो करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं आपका जीएस जो है काफी स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। और अब जो जीएस सेक्शन है आपका इजीली आप क्रैक कर जाएंगे, राइट। अब देखिए, शुरू करने से पहले, आज जैसे कि ये पॉलिटी का पहला लेक्चर है, तो शुरू करने से पहले एक कोट है जो मैकियावेली है, जो एक फिलोसोफर है। वो क्या कहते हैं कि अगर आपके पास चॉइस है, क्योंकि जो फियर्ड होता है और जो लव्ड है, अगर आपको इन दोनों में चूज करना है तो आप फियर्ड को चूज करिए। क्यों? क्योंकि जो डर होता है, डर आपको ज्यादा जिम्मेदार बनाता है, राइट। और जब आप ज्यादा जिम्मेदार बनते हैं तो आप ज्यादा परिश्रम करते हैं। तो ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैकियावेली साहब कह रहे हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में, हालांकि इसकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने जो हमारे जो नोट्स हैं उनको प्रायोरिटी देनी है। फिर भी जो जितना भी मैं आपको डेटा दे रहा हूं, ये जिस बुक से दिया जा रहा है वो है बाइबल ऑफ द पॉलिटी, ये इस नाम से जानी जाती है, फेमस है। ये है लक्ष्मीकांत की द पॉलिटी, राइट। तो ये एक आधार रहेगा मेरे हर फैक्ट्स का, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात और मैं बता दूं कि जो हमारा अप्रोच रहेगा, आप जानते हैं आपने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो हमने फैक्ट्स पे बहुत ध्यान देना है, राइट। और जो भी वो फैक्ट्स कैसे बने हैं, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। डोंट वरी फॉर दिस, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहां पर जो स्टार्टिंग हमारी होगी वो एक कंपनी रूल से होगी। अब क्वेश्चन है कि सर हम तो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, और पॉलिटी का तो मतलब कहीं ना कहीं जितना हम जानते हैं वो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन की बात होती है। बिल्कुल आप सही है, बट देखिए, ये जो रूल एंड रेगुलेशन जिसमें जो एक भारत है, इंडिया जो है वो रन करता है, वो जो रूल एंड रेगुलेशन है उसकी जो शुरुआत है कहीं ना कहीं वो जो ब्रिटिश एम्पायर था उसके द्वारा शुरू हुआ था। तो इसीलिए हमें कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर में जाना पड़ता है, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग हम करेंगे, ये जितने भी एक्ट आपको दिख रहे हैं, ये जो ब्रिटिश एम्पायर था उसने ये एक्ट लागू किए थे, राइट। तो सबसे पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हम पढ़ेंगे, फिर पिट्स इंडिया एक्ट। इस तरह से आप देख रहे होंगे आपके सामने जो स्लाइड आ रही है, एक सेकेंड, ये जो स्लाइड आ रही है, इस तरह के एक्ट हमें पढ़ने होते हैं, और कैसे इससे क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, राइट। अब देखिएगा, हर स्लाइड में आपको बाइलैंग्वेज दिख रहा है, इसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, प्लस एक आपको पिक्चर भी दिखेगी राइट साइड। और ये पिक्चर रेंडमली हम नहीं लगाते हैं, इसमें एक लॉजिक होता है, वो लॉजिक भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, राइट। तो आइए शुरू करते हैं। अब पहले पिक्चर देखिए राइट साइड, इसमें आपको दिख रहा होगा कुछ ब्रिटिशर्स हैं, राइट। और ये यहां पर दिख रहा होंगे आपको, ये एक राजा है, उनसे किसी तरह की एक जो लेटर है या चिट्ठी है वो दे रहे हैं, और क्या इसमें हो रहा है वो हम देखेंगे यहां से, राइट। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी वो बनी थी 1600 में, और ये जो कंपनी बनी थी इसके पास एक एक्सक्लूसिव राइट्स थे कि ये इंडिया में क्या कर सकती है, ट्रेडिंग। और ये एक्सक्लूसिव राइट इन्होंने लिए थे क्वीन एलिजाबेथ वन से। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि एक्सक्लूसिव का यहां पर मतलब है कि ब्रिटेन से कोई भी और कंपनी भारत की तरफ व्यापार करने नहीं आएगी। केवल ये जो कंपनी है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, यही ब्रिटेन से भारत की तरफ व्यापार करने आएगी। अब यहां से एक और मतलब है कि अगर बात की जाए, जैसे यूरोप में तो काफी देश हैं, जैसे ब्रिटेन है, वैसे ही
पुर्तगाल है, वैसे ही स्पेन है, डच है। तो मैंने ये नहीं बोला है कि किसी और यूरोप के देश से कोई और कंपनी नहीं आ सकती। मैंने ये बोला है कि ब्रिटेन जो है, जो ब्रिटेन एक देश है यूरोप का, उस देश से कोई और कंपनी भारत की तरफ नहीं आ सकती व्यापार करना है। केवल कौन आएगी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। तो देखिए यहां पर से क्वेश्चन बनता है कि जो एक्सक्लूसिव राइट दिए गए थे वो किसके द्वारा दिए गए थे? क्वीन एलिजाबेथ वन। ये 1-2 वाली सीरीज आपने याद रखनी है, तो 1, राइट, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इन 1765। अब ये 1765 से पहले पिक्चर की तरफ आइए। यहां पर मैंने लिखा बैटल ऑफ बक्सर। अब देखना है कि इसका क्या आपस में लिंकिंग है। देखिए बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था, डोंट वरी, हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था वो 1764 में हुआ था। अब किस किस के बीच हुआ था वो हिस्ट्री का पार्ट है, फिलहाल इतना याद रखेंगे। 1764 का जो बैटल हुआ था उसमें जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जीत हुई थी, इसीलिए उनको एक राइट मिलता है, एक अधिकार मिलता है जिसे दीवानी राइट कहा गया। तो यहां पर देखिएगा आप कि बैटल ऑफ बक्सर में जीतते हैं और नेक्स्ट ईयर 1764 में एक साल जोड़ेंगे तो 65 में क्या होता है, इनको दीवानी राइट मिलते हैं एक एरिया के, जो एरिया है आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो आज का जो वर्तमान आप देखते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा, वो पूरा जो पूर्वी हिस्सा है भारत का, उसमें कहीं ना कहीं दीवानी अधिकार मिल गया है ब्रिटिशर्स को। अब ये दीवानी अधिकार या दीवानी राइट क्या होता है सर? ये होता है कि जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर है, मतलब जैसे ये लोग टैक्स लगा सकते हैं, टैक्स से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, टैक्स किस रेट में रख सकते हैं, इस तरह से। और जो सिविल राइट्स होते हैं उसमें जैसे नागरिकों को दंड देना। अब दंड का मतलब ये नहीं है कि उनको फांसी की सजा दे देंगे। सिविल राइट्स में मतलब ऐसा होता है जो एक नॉर्मल से, जैसे किसी ने चोरी कर ली है, टैक्स की चोरी कर ली है, इस तरह के जमीनी विवाद। अब एक बात और याद रखेंगे, जो क्रिमिनल मैटर्स होते हैं, जैसे कि किसी को प्राण दंड देना है, वो अभी भी किसके पास था? मुगलों के पास, मुगल्स के पास, राइट। ये बात याद रखेंगे। तो यहां से हमने क्या सीखा? अब आपसे पूछा जाएगा कि जो दीवानी राइट्स हैं वो कब दिए गए, तो 1765 पहला पॉइंट हमें मिल गया। दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा कि कौन से एरिया के मिले, तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये डेटा आपने याद रखना है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो भी हम अभी पढ़ने वाले हैं आगे, उसको हमने दो भागों में बांटा हुआ है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला हम पढ़ेंगे अबाउट द कंपनी रूल, जो कि चलेगा 1773 से लेके 1858 तक, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे क्राउन रूल, जो शुरू होगा जहां पहला वाला खत्म होगा, यानी कि जो क्राउन रूल चलेगा वो चलेगा 1858 से आजादी तक। आप सभी जानते हैं कि हम आजाद हुए थे 15 अगस्त 1947 को, राइट। अब सर इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस है कि कंपनी रूल का मतलब है, कंपनी से यहां मतलब है जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, राइट। जैसे कंपनी होती है, देश अलग होता है, कंपनी अलग होती है, राइट। और यहां पर जब हम बात करेंगे क्राउन रूल की, तो क्राउन रूल का मतलब होता है यहां पर जो अब कंट्रोल किया जाएगा वो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। तो यहां पर कंपनी हो गई और यहां पर डायरेक्ट कंट्रोल किसका है? ब्रिटिश गवर्नमेंट का, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा जो कंपनी रूल में आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो रेगुलेटिंग से ही आप समझ गए होंगे किसी चीज को रेगुलेट करना, यानी कि कोई ज्यादा हो रहा है तो उसको कम करना, या कोई चीज कम है तो उसे ज्यादा करना, राइट। तो यहां पर क्या स्थिति थी? यहां पर था कुछ ज्यादा हो रहा था, उसको कम करना था। और ज्यादा क्या हो रहा था? ज्यादा हो रहा था भ्रष्टाचार, करप्शन। अब करप्शन में होता क्या है? देखिए ध्यान से देखिएगा, वर्तमान में भी अगर कोई अधिकारी, कोई सरकारी कर्मचारी है, अगर वो करप्शन करता है तो वो तो अमीर होता जाएगा, परंतु देश गरीब होता जाएगा। वही कंपनी के साथ होता है। तो हो क्या रहा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे, ये कहीं ना कहीं रिश्वत खा रहे थे खूब ज्यादा, और कहीं ना कहीं जो कंपनी का अकाउंट था उसमें कुछ भी नहीं दिखा रहे थे। तो कंपनी गरीब होती जा रही थी और ये जो व्यक्ति थे कंपनी से संबंधित, ये अमीर होते जा रहे थे। तो फिर इसी वजह से इन्होंने एक लोन की मांग करी ब्रिटिश सरकार से कि हमारी कंपनी डूब रही है, आप हमें मदद करिए। तब कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार ने देखा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए उन्होंने कुछ नियम बनाए कि कंपनी को अब हमने रेगुलेट करना है, राइट। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है। अब देखते हैं जो नियम है किस तरह से रेगुलेट किया गया है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले
इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब सर ये क्या है, देखिए इसमें एक लिंक करिए, यहां पर लिखा है मैंने गवर्नर ऑफ बंगाल और यहां पर लिखा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि एक नया शब्द जोड़ दिया जनरल। जनरल का मतलब होता है जब एक हम जब बात करते हैं गवर्नेंस की, गवर्नेंस तभी होता है उसमें फ्लो ऑफ ऑर्डर होता है, और फ्लो ऑफ ऑर्डर के लिए आपको क्या चाहिए, हायरार्की चाहिए, राइट, एक रैंकिंग चाहिए। सबसे ऊपर प्रधानमंत्री, फिर कैबिनेट मिनिस्टर, फिर स्टेट मिनिस्टर, इस तरह की रैंकिंग होती है ना, वैसे ही। तो यहां पर क्या किया गया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको एक नया पद, उसका पद बढ़ा दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया उसे। अब प्रश्न है सर उसका पद किससे बढ़ा दिया गया, किन लोगों से? तो याद रखिएगा उस समय 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी भारत में। 3 प्रेसिडेंसी कौन कौन सी होती थी? एक होती थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, एक होती थी मद्रास जिसे आप वर्तमान में तमिलनाडु कहते हैं, और एक होती थी बंगाल, राइट। तो यहां पर याद रखेंगे, मैं एक बार लिख देता हूं, बॉम्बे इस तरफ, राइट, पश्चिम की तरफ बॉम्बे, दक्षिण की तरफ मद्रास और पूर्व की तरफ बंगाल। तो यहां पर अपने अपने गवर्नर बैठते थे और उनको कहते थे गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास एंड गवर्नर ऑफ बंगाल, इस तरह से ये थे, और इनके पास बराबर शक्तियां थी। अब समस्या क्या थी, जब बराबर शक्ति है तो कहीं ना कहीं आपस में टकराव भी होता है। चलिए वो हमारा मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये था कि कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश सरकार चाहती थी, वो चाहती थी कि जो जितनी भी ये शक्ति है, जो लेजिस्लेटिव पावर होती है ना, कानून बनाने की शक्ति, क्योंकि दीवानी अधिकार तो इनको मिल चुका था 1765 से, अब हम बात कर रहे हैं 1773, कम से कम 8 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पावर तो काफी बढ़ गई है। तो जो ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि सारी की सारी शक्ति हल्के हल्के इसकी तरफ आ जाए, किसकी तरफ, बंगाल की तरफ आ जाए। जैसा पिक्चर में देख रहे होंगे, ये जो है यहां पर एक टाइप ऑफ इंटीग्रेशन शुरू हो रहा है, टाइप ऑफ इंटीग्रेशन शुरू हो रहा है, अंडरलाइन करेंगे, शुरू हो रहा है। तो यहां पर देखिए हो क्या रहा है कि अब इसका पद बढ़ा दिया गया है, और किससे बढ़ा दिया गया है, बॉम्बे के गवर्नर से और मद्रास के गवर्नर से, राइट। अब एक बात याद रखेंगे, यहां पर एक लाइन याद रखिएगा कि हालांकि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया है, बट अभी भी बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर है उनके पास अपने अपने एरिया में रूल करने की पावर है, ठीक है। बट वो कहीं ना कहीं रिपोर्ट किसे करेंगे, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को, राइट। तो मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब मेन फैक्ट्स में आ रहे हैं। अब देखिए फैक्ट्स क्या है, एक सेकेंड, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन से एक्ट से जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, तो इसका आंसर देंगे आप रेगुलेटिंग एक्ट 1773, राइट। अब एक और प्रश्न बनता है, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया तो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो यहां पर आपका आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये भी आपको फैक्ट मिल गया कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो आप कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग। इसको क्वेश्चन घुमा भी सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आखिरी गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तब भी आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग, क्योंकि ये जब किसी नए पद की शुरुआत कर रहा है तो जो उससे पहला वाला पद है उसको खत्म भी तो कर रहा है, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है कि क्वेश्चन कैसे भी घुमाएं आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है उसमें जो एक और नियम था वो ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ये आपको राइट साइड दिख रहा होगा, ये आज का वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट है। तो यहां पर बात की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट की एक स्थापना की जाएगी 1773 में, ये जो नियम आया था इसमें, तो इसीलिए एक वर्ष बाद, आफ्टर 1 ईयर, 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है कैलकाटा में 1774 में, राइट। तो यहां से ये बात आपने याद रखनी है, यहां से भी एक फैक्चुअल डेटा मिल गया आपको। पूछेंगे कि पहली बार जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट किस अधिनियम द्वारा आया, तो आप कहेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, राइट। अब देखिए यहीं पर एक क्वेश्चन आएगा कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि पहले चीफ जस्टिस कौन थे जो सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ था 1774 में। तो इसका जो आंसर है वो मैं लिख दे रहा हूं, एलिजा, ELIJAH, इम्फे, IMPHEY, इम्फे। तो ये याद रखना, ही वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट, ओके। अब देखिए बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, वो सोचते हैं कि सर अब जो आज का सुप्रीम कोर्ट है वो तो दिल्ली में दिखता है,
तो यानी कि कलकत्ता से दिल्ली ये ट्रांसफर किया गया था? नहीं। आज का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका इस वाले सुप्रीम कोर्ट से कोई भी मतलब नहीं है, राइट? ये बात आपने याद रखनी है, कोई भी मतलब नहीं है। लिंकिंग जो है भूल के भी मत करिएगा, वो अलग है, ये अलग है। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ था और इसको बाद में तो बिल्कुल कठपुतली बना दिया था, ना के बराबर, राइट? तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए यहां पर आपको पिक्चर देखिए, पहले पिक्चर में क्या दिख रहा है, एक मीटिंग होते हुए दिख रहा है। यहां पर काफी लोग बैठे हैं और ऑब्वियसली यहां पर ये जितने भी बैठे हैं इसको एक तरह के डायरेक्टर साहब मान लीजिए। तो हुआ क्या था, देखिए एक बैकग्राउंड में जाते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई थी, ये बहुत सारे जो डायरेक्टर्स थे छोटी छोटी कंपनियों के, उन्होंने मिलकर बनाई थी, राइट? अब जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में जो रेगुलेशंस होते थे, मतलब किसको अपॉइंट किया जाएगा, क्या उसका सैलरी होगा, ये सब बातें कौन तय करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ही तय करता था, राइट? अब समस्या क्या थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बैठता था लंदन में और जो ईस्ट इंडिया काम कर रही थी वो भारत में काम कर रही थी। अब देखिए इसमें समस्या क्या होती है कि जो भी ये पॉलिसीज बना रहे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, वो नहीं जानते थे कि भारत में क्या चल रहा है, भारत की स्थिति क्या है। क्योंकि आपको अगर अच्छी पॉलिसी बनानी है तो आपने उस एरिया का जो हाल है, वो कैसा एरिया है, वहां पर क्या जरूरत है, वहां पर क्या चैलेंजेस है, उसको स्टडी करने के बाद आपने पॉलिसीज बनानी चाहिए, राइट? तो समस्या क्या है, ये बैठे हैं लंदन में और अपने हिसाब से अपने मतलब के लिए क्या कर रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, जिस वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो कहीं ना कहीं कभी नाखुश हो जाते थे, तो इसीलिए भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन कर रहे थे, राइट? तो एक प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है। तो यहां पर हम देखेंगे कि मैंने बात करी है, मेन मुद्दा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। ये थी गवर्निंग बॉडी थी किसकी, कंपनी की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको गवर्न करती थी कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये बात आपने याद रखनी है। तो यहां पर क्या किया था, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो ब्रिटिश सरकार लाई थी, उसने क्या किया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से कहा था कि अब क्या करोगे तुम, हमें जो भी काम करोगे उसको रिपोर्ट करोगे, राइट? यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो भी नीतियां बनाएगी, जितना वो राजस्व रेवेन्यू जनरेट कर रही है, वो सब रिपोर्ट कौन करेगा, किसको करेंगे, ब्रिटिश सरकार को। तो ये बात याद रखेंगे। तो यहां से एक प्रश्न बन जाएगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को पहली बार किस एक्ट से कहा गया कि आपने हमें रिपोर्ट करना है? तो आपने कहना है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, राइट? आगे बढ़ते हैं। अब आपका आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब क्या होगा ना, आप देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद फिर एक और एक्ट आ रहा है। इस तरह से आप देखेंगे काफी अधिनियम आ रहे हैं। तो एक ही मकसद है, कहीं ना कहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको और ज्यादा काबू में रखना, राइट? तो पिट्स इंडिया एक्ट आया, यानी कि पिट्स नाम उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, पिट्स द यंगर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके पिताजी भी प्रधानमंत्री रह चुके थे, तो ये उनके पुत्र थे, तो इसीलिए इसको कहते थे पिट्स द यंगर। तो इन्हीं के नाम पे ये एक्ट बना था। तो इसके जो नियम है, एक नियम जो हमारे एग्जाम वाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, होने को तो और भी नियम होते हैं पर वो हमारे एग्जाम वाइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहां पर आपको दिख रहा होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो मैंने आपको बता दिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने बनाई थी। अब वैसे ही एक और संस्थान, एक और इंस्टीट्यूशन बना दिया जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसने बनाया है, ये बनाया है ब्रिटिश सरकार ने। अब क्या है, अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दो इंस्टीट्यूशन बन गए हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब क्या करेंगे, कहीं ना कहीं जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है आप किसको रिपोर्ट करेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। एक बात और कर दी गई कि जितने भी कॉमर्शियल मैटर होंगे, यानी कि वाणिज्य से संबंधित जो भी मुद्दे होंगे, वो देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। आई रिपीट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या देखेगा, ऑल दी कॉमर्शियल मैटर्स। और बाकी जो पॉलिटिकल मैटर है वो कौन देखेगा, वो देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इस तरह से यहां एक डबल गवर्नमेंट वाला सिद्धांत हमें दिखता है, डबल गवर्नमेंट हो रही है, राइट? तो ये बात आपने याद रखनी। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा आपका वो ये बनेगा कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो किस अधिनियम से लाया गया, या पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट जो 1784 का था वो किस संस्थान को लाया। तो ऑप्शन में आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी दिया होगा, पर आपने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में लिंक नहीं करना है, टिक नहीं करना है, आपने करना है बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, राइट? और जो भी मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं उसको आपने नोट करते रहना है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब चार्टर एक्ट की शुरुआत हो जाती है। चार्टर का मतलब क्या होता है, चार्टर जहां भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, चार्टर का मतलब होता था डायरेक्ट क्वीन से जो ऑर्डर आते थे उनको चार्टर कहते थे, ठीक है? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 देख लेते हैं। इसमें क्या है कि उसको बताने से पहले मैं एक बार बताना चाहता हूं आपको कि ये चार्टर चार्टर एक्ट जो
1793 है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब आप देखेंगे हर 20 वर्ष में ये आएगा। अब 1793 में अगर आप 20 वर्ष जोड़ेंगे तो 1813 आएगा, 1813 में 20 वर्ष जोड़ेंगे तो 1833 आएगा, 1833, फिर जोड़ेंगे 1853 आएगा, राइट। तो इस तरह से हम देखेंगे। आगे देखते हैं। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा, मैंने एक पिक्चर रखी है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि वर्तमान में अभी जो करंटली होता क्या है, हम सब जो भी टैक्स देते हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट वे में देते हैं, डायरेक्ट वे में देते हैं, वो सारा पैसा कहाँ जाता है? वो जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। फिर वहां से ये डिस्प्यूट होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जिसके द्वारा आप देखते हैं सबको वेतन मिलता है, हॉस्पिटल बनते हैं, इस तरह से, राइट। तो उस समय भी क्या था कि अब ये जो मैंने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बताया है, वो क्यों बताया है, क्यों लिंक किया, अभी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे जो पहला पॉइंट है, इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया फॉर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। यानी कि आपको पता है जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो उसने जो क्वीन एलिजाबेथ वन थी उससे परमिशन ली थी कि हमारे अलावा कोई भी ब्रिटेन से और कोई कंपनी नहीं आएगी। अब कहीं ना कहीं वो एक्सपायर भी हो रहा था, तो ये बढ़ाते रहे। अब जो 1793 में फिर इनको 20 साल के लिए और मोनोपोली मिल गई है, यानी कि अब 1813 तक कोई भी अन्य कंपनी ब्रिटेन से नहीं आएगी भारत में। तो ये इनको फायदा हो गया। अब यहां पर आप देखेंगे, इट लेड डाउन द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ हैंस टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू। अब अभी मैंने बताया था कि पिट्स इंडिया एक 1784 से एक नया संस्थान बनाया गया, एक नया इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब क्या एक नया नियम आ गया 1793 वाले में से कि जितना भी ये नया संस्थान बनाया है, इसका जितना खर्चा होगा, इस विभाग का जितना भी खर्चा होगा, और ये जो सदस्य हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, इनकी जो भी वेतन होगा, अब वो भारत के राजस्व से लिया जाएगा। यानी कि एक तरह का वर्तमान की बात होती तो जो भारत का कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है वहां से लिया जाएगा, राइट। बताइए, इन्होंने तो भारत को लूटने की सोची ही थी, है ना। तो ये देखिए, सब खर्चे भारत पे कर रहे थे ये लोग। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे 20 साल के बाद, मैंने बताया था हर 20 वर्ष में ये आएगा। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की बात करेंगे। यहां पर देखिए 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहां पर पहले पिक्चर को देख लेते हैं। ये आपको क्या दिख रहा है? ये रोबोट दिख रहा है ना, और इसी को हम देख सकते हैं आजकल वर्तमान में बहुत चल रहा है, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए ये मैं क्यों पिक्चर लाया हूं। देखिए पिक्चर क्या है, ये पिक्चर इसीलिए अस्तित्व में है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास वेस्टर्न एडुकेशन आई। देखिए होता क्या था इस समय, जो ये 1813 के आसपास की बात है, यानी कि 18वीं शताब्दी या 19वीं शताब्दी के स्टार्टिंग की बात अगर मैं बोलूं, तो क्या देखा जाता था, भारत में ज्यादा रिलीजियस टीचिंग कराई जाती थी। रिलीजियस से मतलब धर्म की बातें ज्यादा सिखाई जाती थी, राइट। धर्म की बातें, डिवाइन वाली, कि मरने के बाद तुम अगर अभी अच्छा कर्म करोगे तो मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, तुम्हें हूरे मिलेंगी, इस तरह की बातें चलती थी। अब देखिए इस तरह की शिक्षा में क्या होता था, कभी भी तकनीक नहीं बन सकती थी, तकनीक को चाहिए था विज्ञान। तो इसी अधिनियम के द्वारा, 1813 अधिनियम के द्वारा ये तय किया गया कि वेस्टर्न एजुकेशन लाई जाए, भारत में वेस्टर्न एजुकेशन लाई जाए। अब यहां पर एक प्रश्न बनता है, सर एक बार बताइए, क्या अंग्रेज चाहते थे कि भारतीयों की तरक्की हो, तब वो कह रहे हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन लाई जाए? नहीं, कारण ये नहीं था। कारण ये था क्योंकि कहीं ना कहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको अगर कोई एम्प्लॉय चाहिए थे तो वो लंदन से बुलाने पड़ते थे, वो बड़े महंगे पड़ते थे उनको। तो वो चाहते थे कि जो भारतीय हैं, क्योंकि भारतीय काफी मेहनती थे, गरीबी थी और सस्ते दामों में वो काम कर लेते थे, परंतु उनके धर्म आड़े आ जाता था। भारतीयों का जो धर्म होता था, उदाहरण के तौर पर कि मैं नॉनवेज नहीं खा सकता, मैं ये नहीं खा सकता, मैं वहां नहीं जा सकता क्योंकि मेरा धर्म मुझे अलाउ नहीं करता। तो ये कट्टरता की वजह से कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स थोड़े परेशान थे। तो वो चाहते थे सबसे पहले इनकी जो एजुकेशन है उसको चेंज किया जाए, जिससे कि ये जो कट्टरता की तरफ झुके हुए हैं उस कट्टरता से बाहर आए। तो ये मेन मकसद था, राइट। अब मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और यहां पर आप देखिए क्रिश्चियन मिशनरी, बात वही है, धर्म को कहीं ना कहीं धर्मांतरण करना था, डाइवर्जन करना था टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में कहीं नहीं लिखा है ऐसा, यू कांट हैव द नॉन वेज, माफ कीजिएगा, यू कांट हैव द नॉन वेज, राइट। क्रिश्चियनिटी में ऐसी कोई बातें नहीं लिखी है। और कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व है उसमें नियम काफी है, राइट। तो इसीलिए वो चाहते थे कि धर्म में परिवर्तन भी हो और कहीं ना कहीं जो इनकी शिक्षा है उस पर सुधार हो अपने फायदे के लिए। तो देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछेंगे कि पहली बार क्रिश्चियन मिशनरी को आने की अनुमति किस नियम से मिली, तो आप कहेंगे चार्टर अधिनियम 1813। प्रश्न आएगा कि वेस्टर्न एजुकेशन की बात कब उठाई, कब नियम दिया गया, तो चार्टर अधिनियम 1813, राइट। तो देखिए यहीं से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके।
अब आपका आ गया 20 वर्ष बाद फिर 1813 में अगर मैं 20 जोड़ूंगा तो 1833 आएगा। तो यहां पर देखिए, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अरे वाह, ये क्या हुआ? याद रखिए 1773 वाले अधिनियम से जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, राइट। पहला कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग। वैसे ही चार्टर अधिनियम जो 1833 वाला 1833 वाला है, यहां से ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। तो सर क्या फर्क हुआ इससे? इससे फर्क ये हुआ कि अब जो बॉम्बे और मद्रास का जो गवर्नर था, जिनके पास पावर तो थी अपने अपने एरिया पे लॉ बनाने की, अब वो पूरी तरह से छीन ली जाएगी। यानी कि 1833 से कहीं ना कहीं जो पावर है मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर की लॉ बनाने की पावर, वो पूरी तरह से छीन ली है। अब भारत का एक ही होगा, वो होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और कहां बैठा है? बंगाल में। और ये पहला कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बात आपने याद रखनी है। तो यहां पर से देखिएगा, वहां पर जो मैंने स्लाइड 1 में ये दिखाया था कि इंटीग्रेशन हो रहा था, यहां पर उसका क्लाइमैक्स हो गया था, यानी कि पूरी तरह से इंटीग्रेशन हो चुका है, पूरी तरह से, जिसे हिंदी में हम केंद्रीकरण कहते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब चार्टर अधिनियम में एक और नियम था, वो नियम था कि कहीं ना कहीं कोशिश की जाए कि जो ओपन कंपटीशन है फॉर सिविल सर्वेंट उसको ओपन किया जाए, यानी कि जो सिविल सर्विसेज का उस समय भी पेपर होता था उसको ओपन किया जाए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ओपन से मतलब है कि भारतीयों को भी मौका दिया जाए। होता क्या था उस समय, सिविल सर्विसेज के पेपर के लिए भारतीय जो थे उनको अलाउ नहीं था, उनको अनुमति नहीं थी। तो यहां पर यह नियम कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कहीं ना कहीं मौका दे भारतीयों को भी सिविल सर्विसेज में आने का। परंतु होता क्या है, ये नियम तो था परंतु इसे लागू कभी नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था, आई रिपीट, क्या कहा मैंने? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, उसने इसके विरुद्ध काम किया, उसने कभी अलाउ नहीं किया। अब यहां पर दो संस्थान है हमारे पास, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। तो किसने मना किया, किसने ऑब्जेक्शन किया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ये बात आपने याद रखनी, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसने ऑब्जेक्शन किया, किसने मना किया, आप कहेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और क्वेश्चन बनेगा कि पहली बार ओपन कंपटीशन की बात कौन से अधिनियम ने कही, तो है 1833। क्वेश्चन आएगा भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो आप कहेंगे विलियम बेंटिक। किस अधिनियम से बना? 1833, चार्टर एक्ट 1833। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे आपके। नेक्स्ट देखते हैं। अब 20 वर्ष बाद फिर जोड़ दीजिए, 1833 में 20 ईयर्स जोड़ूंगा तो 1853 आएगा। अब इसमें क्या होता है, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव। फर्स्ट टाइम देखिए, पहली बार कुछ होता है, वो होता है लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल। क्या कह रहा है इसमें? देखिए सिंपल सी बात याद रखिएगा। देखिए मैं आपको समझा देता हूं यहां पर, एक सेकेंड। ये देखिए यहां पर देख लेते हैं। देखिए हुआ क्या था, 1773 में आपको मैंने बताया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, राइट। प्लस साथ में उसको 4 मेंबर्स की एक काउंसिल दे दी। क्या दे दी? काउंसिल, परिषद, मतलब 4 सदस्य वो मदद करेंगे किसकी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की, जो शासन प्रशासन करते हैं उसमें मदद करेंगे, क्योंकि पूरा है ना इतना बड़ा एरिया संभालना है। अब ये जो 4 मेंबर काउंसिल था, ये एक तरह की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी ये। अब सर एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव मतलब जो एग्जीक्यूट करते हैं। इसको वर्तमान के सिनेरियो से आप ज्यादा समझ पाएंगे। देखिए क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र में अगर हम किसी भी एक व्यक्ति को पूरी पावर दे दें, पूरी, तो कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र रहेगा ही नहीं, वो क्या बन जाएगा? तानाशाही, डिक्टेटरशिप। तो यहां पर क्या होता है कि जो लेजिस्लेटिव पावर होती है, यानी कि लॉ मेकिंग पावर जो होती है, वो होती है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर मैं केंद्र की बात करूं, और स्टेट लेवल में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके पास लॉ मेकिंग पावर होती है। वहीं पर उसे एग्जीक्यूट करने की जो पावर होती है वो एग्जीक्यूटिव के पास होती है। जैसे कि डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में एसडीएम होते हैं, इस तरह से, राइट। तो एक ही को पूरी शक्ति नहीं दे रखी है। तो यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। परंतु उसमें क्या था कि ये जो 4 मेंबर्स की काउंसिल बनी थी, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, परंतु इसके पास लेजिस्लेटिव पावर भी थी। ये सब कुछ कर सकते थे, कानून भी बना सकते थे और उसे लागू भी कर सकते, एग्जीक्यूट भी कर सकते थे। तो टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप, राइट। अब मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। तो इसीलिए इस अधिनियम में क्या होता है, पहली बार
इस अधिनियम में क्या होता है, फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव बना दिया जाता है, यानी कि उसी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से एक और काउंसिल बना दिया है, वो है लेजिस्लेटिव। यानी कि लेजिस्लेटिव क्या करेगा, कहीं ना कहीं कानून बनाएगा और ये एग्जीक्यूटिव उसे लागू करेगा। परंतु ऐसा था नहीं। एक्चुअली क्या था, इस समय तक 1853 तक भारतीय काफी पढ़े लिखे हो गए हैं। क्यों? क्योंकि 1813 में कहा गया भैया वेस्टर्न एजुकेशन फैलाओ, तो 1813 और 53 40 वर्ष का फर्क है। तो कहीं ना कहीं भारतीय काफी पढ़े लिखे हो गए, कुछ काफी ज्यादा। तो उनको समझ में आने लग गया कि भैया लोकतंत्र कुछ होता है, डेमोक्रेसी कुछ होती है, अधिकार कुछ होते हैं, राइट्स कुछ होते हैं। तो इसी वजह से मांग बढ़ती जा रही थी, आंदोलन हो रहे थे। तो इसीलिए अंग्रेज क्या कर रहे थे, एक तरह की लॉलीपॉप इनको दे रहे थे। बनाने को तो लेजिस्लेटिव असेंबली, माफ कीजिएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल इन्होंने बना दी थी अंग्रेजों ने, जिसमें कि भारतीयों को शामिल किया जाए। एग्जीक्यूटिव में भारतीयों को शामिल नहीं करते थे, लेजिस्लेटिव में शामिल तो किया, परंतु शक्ति पूरी किसके पास रहने दी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। एग्जाम वाइज आपने याद रखना है कि पूछेंगे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल पहली बार कब स्थापित की गई, तो आप कहेंगे बाय चार्टर एक्ट 1853। क्वेश्चन आएगा कि आज का जो संसद आपको दिखता है, यहां पर आपको दिख रहा है, देखिए अब तो न्यू पार्लियामेंट बन गई है ना। तो जो संसद आपको दिखता है आज का, इसकी नींव कब पड़ी, तो आप कहेंगे इसकी नींव कहीं ना कहीं चार्टर अधिनियम 1853 से पड़ गई है, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। अब 1833 में आ जाइए, उसमें हमने पढ़ा था एक ओपन कंपटीशन की बात, जिसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने मना कर दिया था, परंतु 1853 में इसको अलाउ कर दिया। अब चाहे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर माने ना माने, इसको बिल्कुल नियम बना दिया गया कि अब कहीं ना कहीं क्या होगा, चार्टर अधिनियम 1853 से क्या कहा गया, अब ओपन कंपटीशन होगा, भारतीयों को इजाजत है कंपटीशन में, यानी कि वो पेपर देंगे, अगर पेपर क्रैक करते हैं तो वो भी सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, राइट। तो आप जो इस आयोग की तैयारी कर रहे हैं, हरियाणा सिविल सर्विसेज की, इसकी जो बुनियाद है कि आप कर पा रहे हैं, इसकी देखिए बुनियाद आपको कहां मिली है, 1853 से। मैंने क्या कहा, हिस्ट्री की या पॉलिटी की खूबसूरती ये होती है कि आपको पता चल जाता है जो वर्तमान में है वो क्यों है और कब से है, राइट। अब जब ये तय हो गया, तो इसीलिए क्या हुआ कि एक समिति बनाई जाती है कि किस तरह से जो भारतीय हैं वो अगर कंपटीशन में आएंगे तो उनकी क्या योग्यता रखी जाएगी, उनकी कितनी उम्र रखी जाएगी, उससे संबंधित जो भी नियम है, तो एक समिति बनाएगी। तो एक समिति बनाई गई, यानी कि कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था लॉर्ड मैकॉले। और ये जो समिति बनाई गई, ये बनाई गई 1854 में। जो कमेटी बनाई गई कब बनाई गई, 1854, जिसकी चेयरमैनशिप किसने करी, लॉर्ड थॉमस मैकॉले या लॉर्ड मैकॉले। अच्छा, लॉर्ड मैकॉले वही हैं जिन्होंने आपका आईपीसी ड्राफ्ट किया है, इंडियन पिनल कोड, राइट। आप जानते हैं वो आज भी चलता है, उसी के आधार पर दंड और अपराध की परिभाषा तय की जाती है, राइट। तो ये बात याद रखेंगे। तो यहीं पर से क्वेश्चन बनते हैं कि जो ओपन कंपटीशन पहली बार भारतीयों को कब अनुमति दी गई, तो 1853 से। प्रस्ताव कब आया पहली बार, 1833 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, कौन अध्यक्ष बने इस समिति के, लॉर्ड मैकॉले। आईपीसी किसने ड्राफ्ट किया था, लॉर्ड मैकॉले ने। और पहली बार जो संसद है वर्तमान की, उसकी जड़ कहां है, 1853। और इसी को उस समय मिनी पार्लियामेंट भी कहा गया। हाँ, ये बात याद रखेंगे, मिनी पार्लियामेंट भी कहा गया, ठीक है, ये बात याद रखें। तो यहां से हमारा ये जो कंपनी रूल है वो खत्म हो गया। अब आइए मेन टॉपिक पे आते हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है, इससे रिलेटेड जितने भी ये जो 20 टेस्ट हैं, ये आपको मात्र 999 में दिए जाएंगे, राइट। और यहाँ पर जो आपके लिए ऑफर है वो ये है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसमें आपको 20 के 20 जो टेस्ट सीरीज है वो दी जाएंगी, प्लस जो प्रीमियम लेक्चर्स हैं, जैसे कि आज आप देख रहे होंगे, ये ओपन टू ईयर है, मतलब सबके लिए फ्री है। पर जो आने वाले हैं वो जब आप परचेस करेंगे तभी आपको मिलेंगे। तो पढ़ाने का तरीका यही रहेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा और फैक्चुअल दिया जाएगा विद पिक्चर्स। तो ये आप जब लेंगे टेस्ट और प्रीमियम लेक्चर्स, इट विल कॉस्ट यू ओनली 9,999 ओनली, राइट। और आगे देखते हैं, यहां पर आप देखिएगा, जब आप प्रीमियम लेक्चर्स लेते हैं, जैसे मानते हैं कि उदाहरण है कि आपने क्या किया, मॉडर्न हिस्ट्री में क्लिक किया, तो यहाँ पर आपको लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 ऐसे दिखेगा, राइट, विथ टॉपिक नेम, ठीक है। तो इसमें क्या फायदा होता है, देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, आप कितने भी अच्छे पढ़ाई कर लीजिए, कितना भी अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, बट हमारा माइंड भूलता है थोड़ा, राइट। अब होता क्या है, जब एग्जाम नजदीक होता है तो रिवीजन तभी अच्छा होता है जब एक सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज होता है। तो यहाँ पर ऑलरेडी गोयला क्लासेस की तरफ से इसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिससे कि जब आप रिवीजन करें तो आपको दिक्कत ना हो। ये काम भी हम कर रहे हैं, बस आपने क्या करना है कि हमारे नोट्स को फॉलो करना है, हम जो भी आपको डेटा देते हैं उसको रिवाइज करते रहना है, राइट। तो इस तरह से, और देखिए ये हमारे ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जब स्टार्टिंग में कोई मैम है, जो महक मैम है, उन्होंने सारा
आपको बताया होगा किस तरह से क्या स्ट्रैटेजी होती है। तो ये उनका कमेंट आया था, ये आप तक इसलिए दिखाया जाता है कि जो ऑथेंटिसिटी है हमारी वो आप तक पहुंचे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये एक अचीवमेंट है हमारे, राइट। और इस तरह से ये टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन कर लेना, जिसमें हम जो जितने भी कुछ पीडीएफ फॉर्म होते हैं जो आपके एग्जाम रिलेवेंट होते हैं उसे अपलोड करते हैं, जिससे कि आप उनको डाउनलोड कर पाए कभी भी। और यहाँ पर देखिए ये जो नंबर आपको दिख रहा है, आपके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज हैं, कहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप इन नंबर्स पे 24/7 आप इनको कॉल कर सकते हैं, राइट। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।